तो इलेक्शन कमीशन के 3 कमिश्नर्स जो हैं वो मैं मानता हूं कि इसमें लिप्त हैं। 100 से 110 सीटें इसमें गड़बड़ हुई है और बीजेपी को 130 131 से ज्यादा सीटें मिली ही नहीं एक्चुअल। कोई बटन दबाओ एक ही निकलेगा तो हमेशा कमल ही निकलता है। कहीं तो ऐसा हो कि कोई बटन दबाओ तीर धनुष निकल जाए, कोई बटन दबाओ पंजा निकल जाए। ये हमेशा हर जगह एक ही चीज होती है। ये गवर्नमेंट कब्जा गवर्नमेंट है, इन्होंने कब्जा कर लिया। लिटरली मोदी ने सत्ता पे कब्जा कर लिया क्योंकि उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। बाबा साहब अम्बेडकर सही समझे थे कि गरीब और निरक्षर जनता ही लोकतंत्र का रक्षा करेगी और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोकतंत्र को डुबा देंगे अपने फायदे के लिए। यही हो रहा था। तो बात ये कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट गवर्नमेंट। आरएसएस के बारे में मैं इतना जानता हूं कि नेहरू जी ने कहा था, और नेहरू जी की सारी बातों से आप सहमत हो ना हो, लेकिन ज्यादातर बातों से मैं सहमत होता हूं कि अगर आरएसएस कह रहा है कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो ये मान के चलो वी आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ। उनका बेस्ट प्रोडक्ट जो है मोदी है। तो जिनका बेस्ट प्रोडक्ट मोदी है उनका वर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा आप सोचिए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आज मेरे साथ हैं राजू पारुलेकर। राजू भाई से लगातार बात होती ही रहती है, लेकिन आज ऑनलाइन की जगह हम लोग ऑफलाइन साथ में हैं, तो आराम से बात करेंगे देश, दुनिया, चुनाव, सरकार, सारे मुद्दों पे, और खास तौर पर आरएसएस में जिसमें दोनों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आरएसएस की जो नए नए पैंतरे हो रहे हैं, कभी मोहन भागवत का बयान आ जाता है, कभी ये बयान आ जाता है कि अजित पवार को बाहर करो। ये अचानक आरएसएस के अंदर जो नैतिकता, मोरालिटी दोबारा से उभर के आई है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत ईवीएम को लेके जी, मुझे याद है कि आपके साथ लगातार हमारी ईवीएम और बाकी सारे वोट कैसे बढ़ गए इसकी बात हुई है, और अब ये 4 पे आ गया है। वायर ने छापा तो चलो उसको इग्नोर कर सकते हो, क्विंट को कैसे इग्नोर करोगे जी। और क्विंट कह रहा है कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट गिने गए। और 2019 का आपको याद है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बाकायदा अपना रिसर्च पेपर दिया था कि यही खेल हुआ था, और उस बेचारे को अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। अब इस बार उस तरह का बहुमत नहीं है तो शायद क्विंट वाले की नौकरी नहीं जाए। लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? पूरा चुनाव आपने फॉलो किया। एक बात तो है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोगों ने और पार्टियों ने जिस तरह से प्रेशर बनाया था, तो शायद जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है, ऐसा क्विंट की रिपोर्ट से लग रहा है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सर, और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन, ईवीएम एक बात अलग है, यानी ईवीएम पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, आपने भी किया, हमने किया, हमने मिलकर भी किए। लेकिन ईवीएम की जो ईवीएम में कॉम्प्रोमाइजेस जो है, माल प्रैक्टिसेस जो हैं, और सबसे बड़ी बात सर इसमें यह है कि आपका जो वोट है एज अ वोटर, वो जो आप करते हो वोट, वो रिफ्लेक्ट जहां होता है आखिरी व्यक्ति तक, यानी जो उम्मीदवार है, वो जानने का अधिकार ही लोकतंत्र है। और ईवीएम वो लोकतांत्रिक अधिकार आपसे छीन लेता है, क्योंकि उसमें 2 सीपीयू होता है, फिर वो वीवीपैट होता है, तो आपका कमांड जाता है और फिर दूसरी बार कमांड वो देता है। दूसरा कमांड जो आपके हाथ में नहीं है, वो आपका वोट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट ना होने का वो वजह है। और ये कोर्ट ने सुना भी नहीं। कोर्ट, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि कोर्ट का एक तबका भी इनके साथ था, ये इसमें को कॉन्स्पिरेटर था। तो बेसिकली ईवीएम की जो प्रॉब्लम है, ईवीएम के साथ जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है, बाकी तो टेक्निकल प्रॉब्लम, हैक तो कुछ भी हो सकता है, ये नीट एग्जाम के बाद आपको पता चला ही होगा, क्योंकि जो फुल प्रूफ था वो फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सबसे बड़ी इस सरकार की और भाजपा की खासियत यह है कि जो एक्यूज्ड है उसे ही इन्वेस्टिगेटर बना लेते हो। तो इलेक्शन कमीशन में भी ऐसा हुआ और कोर्ट में भी ऐसा हुआ। समस्या यह है सर, इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया, और दूसरा आरओ, जो स्थानीय आरओ है वो सरकारी अधिकारी होते हैं, और सरकार इनकी है और वो नैतिकता नहीं मानती। उन्होंने उनके पहले रिकॉर्ड को यूज करके उनके पूरी तरह से उनको दबा दिया। कई लोग हैं, मैं जानता हूं, अब एक उदाहरण देता हूं मैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में जो एक शिवसेना उद्धव ठाकरे का है, वहां पर जो आरओ है, उनकी एक ऐसे कांड हुए हैं उनकी अपनी नौकरी में कि उनको ब्लैकमेल करना, यानी ये जिस तरह से ईडी सीबीआई का किया, वैसे उनको वहां पर करना स्थानीय प्रशासन में, वो बहुत आसान था। तो लाइट चले गए, वो तो कमाल खेल है, लाइट चली गई, उसके बाद आप एफआईआर नहीं दर्ज होने दे रहे हो। मतलब सर लाइट इस देश में कई जगह चली गई, और असल में वो लाइट ही चले गए हैं, इसलिए हम लोग 10 साल से रोशनी, हाँ, वो तो हम लोग महात्मा जी के चले जाने के बाद ये कहते हैं ना कि लाइट गई हैं, तो वो लाइट यहां भी चले गए। तो इलेक्शन कमीशन के 3 कमिश्नर्स जो हैं वो मैं मानता हूं कि इसमें लिप्त हैं, और ये जो चीज़ है एक्चुअल वोट और जो गिने हुए वोट, यानी जो जाते हैं ईवीएम में दिखा रहे हो, और एक्चुअल वोट,
उसमें अगर गिने हुए वोट का फर्क नजर आता है, या तो कम आते या ज्यादा, तो 3 ही इसमें फिर से वो चेक हो रहा है, दमन, दीव और एक कहीं पे, बाकी 543 में एक जगह भी काउंट नहीं हो रहा है। ये जिस तरह की दादागिरी है इनकी, और जिस तरह की जवाबदेही, जैसे यानी 10 साल में मोदी जी ने किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, किसी भी सवाल का। असल में वो सबसे ज्यादा जवाबदेह है। उन्होंने कोई भाषण नहीं किया, कोई भी यानी भाषण नहीं किया, नहीं लोगों के सामने आकर किसी भी चीज पे स्पष्टीकरण नहीं, मन की बात करते। और दूसरा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली उन्होंने। सेम इज एप्लीकेबल टू इलेक्शन कमिश्नर्स। वो आता है, अपने मन से शेर सुना के चला जाता है चीफ कमिश्नर, बाकी दो तो आते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि 2 है कि नहीं। मैं तो टेंशन में हूं कि वो आवाज ही नहीं सुनी गई इलेक्शन में। तो वो उनकी पहले वाली फिल्म तो नहीं दिखा रहे नॉर्थ कोरिया जैसे बना के रखी हुई। तो बात यह है कि सर, ये जो है उसमें पूरी तरह से मैं आपको बोल सकता हूं कि कम से कम 100 से 110 सीटें इसमें गड़बड़ हुई है, और बीजेपी को 130 131 से ज्यादा सीटें मिली ही नहीं है एक्चुअल। वो तो चुनाव आयोग की बैसाखियां साथ में लेकर वो 240 तक पहुंची, यानी कितने लोगों में गुस्सा होगा देखिए। इनकी अप्रियता जो मोदी की और भाजपा की कितनी होगी, सोचिए कि इतनी मदद के बावजूद ये बहुमत तक आंकड़ा नहीं पार कर सके। तो ये जो है वो चुनाव आयोग का बहुत बड़ा, यानी हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास। अच्छा, इसको लेकर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये कैसे हो गया कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट काउंट हो गए या कम वोट काउंट हो गए, ऐसा कैसे हो सकता? सर, उससे पहले हमने पूछा था 1 करोड़ 7 लाख लोग, 7 लाख कहां से नंबर बढ़े जब चौथे चरण के बाद, तो उसका भी जवाब कोई नहीं आया। फिर छठे चरण के वोटिंग, 7वें चरण के वोटिंग का कितना, अभी 6 तारीख को उन्होंने, यानी रिजल्ट आकर सबने करीब करीब शपथ लेने के टाइम पर उन्होंने डिक्लेयर किया, और वो भी डिटेल जो है ब्रेकडाउन वो दिया नहीं है। तो मैंने कई लोगों को लिखा, मैंने ट्वीट्स डालता रहा, मैं लगातार डालता रहा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। और मैं आपको कहता हूं क्योंकि वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे सर, उनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि मोदी 10 साल में जवाब नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है सर। जवाब नहीं होने की वजह 2 होती है, एक अज्ञान, और दूसरी वजह आपने जो कॉम्प्रोमाइजेस, माल प्रैक्टिसेस और उसमें जो गड़बड़ियां की है, वो जवाब नहीं दे सकते ना। आप बता नहीं सकते मैंने लाइट ऑफ किए थे और वो बढ़ा दिए, वो बड़े हुए दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये जवाब नहीं है उनके पास, लॉजिकल या रैशनल या नैतिक, कोई भी जवाब। अगर मुंबई वाली जो सीट की आप बात कर रहे हैं, वो बंदा लगातार आगे था और 47 या 46 वोट से हार गया, और उसी के यहाँ लाइट चली गई, उसी के यहाँ सारा तमाशा। ऐसा हिमाचल में भी हुआ है सर जी। तो ये जो मैं जो आप बात करें, वो अमोल कीर्तिकर, वो सीट पे आगे थे और दूसरी के वो जीत भी चुके थे। उन्होंने सर्टिफिकेट लिया नहीं उससे पहले कि उन्होंने वो गड़बड़ करके फिर वोटिंग काउंटिंग फिर से दिखाई, रिकाउंट 3 बार किया, फिर लाइट ऑफ कर दिए और अचानक 48 वोटों से उसको जितवाया। और देखिए, पोस्टल बैलेट के भी मामले में चुनाव आयोग ने एक ढुलमुल रवैया अपनाया कि पोस्टल बैलेट को पहले काउंट करके उसका स्पेसिफिक, क्योंकि पोस्टल बैलेट में क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होता है आरओ वहां पर, तो वो उसमें गड़बड़ी कर सकता है। और उतने कम मार्जिन से जीते हुए वोट देखिए आप, वो जो बढ़े हुए हैं, यानी इन्होंने पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में कुछ डिक्लेयर नहीं किया, अचानक उसके बाद डिक्लेयर किया, उसमें बड़े हुए वोट थे। और यहाँ पर छोटे छोटे, हम लोगों ने तब भी शंका जताई थी कि छोटे छोटे मार्जिन से जीतने वाले बहुत लोग होंगे, और वैसा ही हुआ। और वो सारी सीटें बीजेपी को गई है। तो सर, इनको यही सबसे मजेदार है कि जब भी कुछ गड़बड़ होता है, कोई बटन दबाओ एक ही निकलेगा तो हमेशा कमल ही निकलता है। कहीं तो ऐसा हो कि कोई बटन दबाओ तीर धनुष निकल जाए, कोई बटन दबाओ पंजा निकल जाए, ये हमेशा हर जगह एक ही चीज होती है। सर, मैं और एक अलग ही बात बताना चाहता हूं। मैंने बहुत दिनों से ये सोच रहा था, और मैं आपसे आज पहली बार ये बात कर रहा हूं। सर, हमारा जो मध्यम वर्ग है, जो नैतिकता का आधार माना जाता था, पिलर माने जाते थे, जिन्होंने सारे जो गांधीवाद, नेहरू की रचना, ये संरचना बनाई, उसका फायदा लिया, वो पढ़े लिखे लोग जो व्हाट्सएप पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ये लोग सब हमारे कहते हैं कि एक नैतिकता की रक्षा करने वाली एक प्रणाली का हिस्सा है। ये सारे लोग ये चाहते थे, ये लोग बीजेपी सपोर्टर्स जो है ज्यादातर, वो लोग ये चाहते थे कुछ भी करे और बीजेपी जीते, असली बात। और ये नैतिकता के खिलाफ जाके जीते तो भी खुशी मना रहे थे। बिल्कुल नहीं, ये बल्कि वो बूस्ट कर रहे थे इस बात को कि ये कैसे भी जिता लेगा, यानी वो मेरी पार्टी आपकी। देखिए, हम लोग जब कांग्रेस ने गलत तरीके अपनाए, और या 2000 हमने कांग्रेस का विरोध किया, हम कांग्रेस ही नहीं है, हम ना ही बीजेपी है,
हम एक मतदाता, हम एक नैतिकता, और ये सब सही हो रहा है, उससे खुशी से सोने वाले लोग हैं। बिल्कुल। बात यह है ये सब ठीक नहीं हो रहा है, इससे नींद उड़ जाती है, उन लोगों में से ये नहीं है, तो ये नैतिकता का पहरेदार नहीं है सर। इसका मतलब इनके आगे आने वाली पीढ़ियां और ये लोग जो जिनको सिखाएंगे वो कितने गंभीर लोग होंगे और ये देश को कहां ले जा रहे हैं। इमोरलिटी एक वैल्यू बन गई है। हाँ, और ये बात से मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि वो ट्रोल करने लगते थे कि मोदी ने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज या सिस्टम को मैनिपुलेट किया, या तो वो उसका समर्थन करके ट्रोल करने लगते थे। तो वो बात मोदी की नहीं है या मेरी नहीं है या राहुल की नहीं है, ये बात है कि आपको जो प्रेसिडेंस है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें करनी है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए ये इसी वर्ग से उपजी हुए 3 चीफ कमिश्नर और बाकी 2 कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और वो लोग उसी बात को आगे ले जा रहे हैं जो अनैतिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सर ये सारी इलेक्शन की कवायद हुई, वो हमारे पैसे से हुई, टैक्स पेयर के, वो सारी कवायद सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देने तक आ चुकी है। ये गवर्नमेंट कब्जा गवर्नमेंट है, इन्होंने कब्जा कर लिया, लिटरली मोदी ने सत्ता पे कब्जा कर लिया क्योंकि उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। लेकिन बात यह है कि उनका विरोध करने वाली ताकतें, जिनको नैतिकता और इस देश में संविधान बचाना है, वो आवाज अभी तक ठीक से नहीं उठा पाई है। ये जो सीटों की गड़बड़ी है उसके, अभी जो कुछ है सब पब्लिक से आ रहा है या फिर रिसर्चर से आ रहा है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर से। सर चुनाव ही पब्लिक ने लड़ा, चुनाव पूरी तरह से किसी लोगों ने लड़ा। सर गरीब लोग थे, वो हम लोग बार बार कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर सही समझे थे कि गरीब और निरक्षर जनता ही लोकतंत्र का रक्षा करेगी, और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोकतंत्र को डुबा देंगे अपने फायदे के लिए। यही हो रहा था सर। एनआरआई देखिए, सारे के सारे भारत के 95% एनआरआई मोदी 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 कर रहे थे, जबकि लोगों की जो वास्तविकता है, मोदी ने जो किया है, ग्राउंड रियलिटीज है, वो उनको मालूम ही नहीं है, और मालूम है तो भी वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं पड़ता उनको। तो बात यह कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट गवर्नमेंट है। इन्होंने जितने भ्रष्टाचार, कानून का सहारा लेके भ्रष्टाचार किए, यानी रफाल से लेके पीएम केयर से लेके इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो अब बात कोई करता ही नहीं है। मुझे आश्चर्य लगा कि चुनाव में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया, क्यों पता नहीं। लेकिन ये सारे जो भ्रष्टाचार है, आज नहीं तो कल बाहर आ जाएंगे, ये सारे पकड़े आपने नोटबंदी से लेके, तो देश के इतिहास में सबसे भ्रष्ट पावर सत्ता रही है, रेजिम रही है ये। तो उसका किसी को मलाल नहीं है, और ये कमाल की चीज है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये भी अब तक के इतिहास में सबसे करप्ट मिडिल क्लास है जिसको हम आज देख रहे हैं। हाँ। खैर, नींदें उड़ने की आपने बात की, तो नींद ऐसा लगता है कि आरएसएस की भी कहीं ना कहीं उड़ी हुई है, या तो नींद उड़ी हुई है या अचानक से जोश में आ गए हैं। मणिपुर साल भर से चल रहा है, कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अब मणिपुर की बात हो रही है। अजित पवार को पार्टी के साथ लाए हुए मुझे लगता है साल भर से ऊपर हो गया, कोई बात नहीं हुई थी। अब आरएसएस के अखबार में छपता है कि अजित पवार की वजह से हम हारे, अजित पवार को बाहर करो, उससे करप्शन के खिलाफ जो हमने परसेप्शन बनाया था वो गड़बड़ हो रहा है। आरएसएस के बारे में मैं इतना जानता हूं कि नेहरू जी ने कहा था, और नेहरू जी की सारी बातों से आप सहमत हो ना हो, लेकिन ज़्यादातर बातों से मैं सहमत होता हूं, कि अगर आरएसएस कह रहा है कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो ये मान के चलो दे आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ। तो ये जो आरएसएस का एक्टिविज्म पूरा है और आरएसएस का जो रोल है, और ख़ासतौर पर आपसे इसलिए कि आप महाराष्ट्र से हैं, पुणे और नागपुर दोनों के दोनों वहीं पर हैं, पुणे जहां उसकी पैदाइश हुई थी और नागपुर जहां पर वो बन के आता है। तो आरएसएस का जो पूरा का पूरा रोल है बीजेपी के साथ भी, और कई बार विपक्ष का ऐसा लगता है रोल लेने का कोशिश कर रहा है। जिस तरह से मोहन भागवत का बयान था, वो ऐसा लग रहा था कि जो विपक्ष वाला स्पेस है उसको भी कब्जा करने की कोशिश है, या आप मतलब इसको कैसे देखते हैं आप पूरा? सर आरएसएस एक बेसिकली अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के इतिहास में रजिस्टर्ड ना होते हुए भी सारे फायदे और लाभ जिनको मिले, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में कोई योगदान ही नहीं दिया, उल्टा वो लोग जिन्ना के साथ थे। और आपको तो मालूम है, और जो पूरी तरह से पार्टीशन हुआ उसके लिए अलग तरीके से वो दूसरी तरफ से वो ही जिम्मेदार थे। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नाथुराम गोडसे, कुरुलकर, और उनका बेस्ट प्रोडक्ट जो है मोदी है। तो जिनका बेस्ट प्रोडक्ट मोदी है, उनका वर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा आप सोचिए। तो अब ये बात होगी कि अपने प्रोडक्ट के प्रति वो वस्तु, कोई भी किसी भी व्यक्ति को वो वस्तु में देखते हैं। यानी मोहन भागवत भी उनके लिए तब तक काम के हैं जब तक वो काम के हैं, यानी उपयुक्तता यानी यूटिलिटी सबसे ज्यादा अहम है उनके लिए। तो अब आप सोचिए कि अगर अजित दादा पवार की बात करें, अगर नैतिकता की बात करें, तो हेमंत बिस्वा शर्मा की भी बात करनी चाहिए उनको। बिल्कुल।
सेम केस है ना उनका, सेम उनका ज्यादा गड़बड़ है, उन्होंने सत्ता में आने के बाद भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अभी हेमंत बिस्वा शर्मा यूटिलिटी है, इसलिए वो बोल नहीं रही है। अजित पवार की यूटिलिटी खत्म हो गई है। तो अब उनको अजित पवार हो या मोदी सरकार हो, लोग अगर इनको सबक नहीं सिखाते इस लेवल पे, एक्चुअली उनको भी मालूम है 130 मिले हैं, 240 नहीं मिले, वो उनको भी मालूम है, आरएसएस को भी मालूम है, लेकिन वो खुश है क्योंकि ये मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गए। उनको नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने गोलवलकर ने यह भी यहां तक कहा था, भगत सिंह अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब नहीं रहे, इसलिए उनके प्रति हमें वंदनीय, उनको मानने की जरूरत नहीं। अब लक्ष्य को पाना इंपॉर्टेंट है या साध्य सदन शुचिता इंपॉर्टेंट है? तो ये इनको कुछ भी नहीं, साध्य सदन शुचिता नाम की बात ही नहीं है इनमें। तो सर ये नैतिकता की बात तब करेंगे जब उस वस्तु की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, उपयुक्तता खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आज नहीं तो कल मोदी सत्ता से उतरेंगे, उनको उतार दिया जाएगा या खुद उतरेंगे, या 75 के हुए इसलिए या फिर अंदर से कुछ रिबेल हो सकता है। तो उनको अभी से उन्होंने तैयार किया। अब तक वालिया थे मोदी, तो उनका जो सारे भोग लेने थे ले लिए इन्होंने, सारी अय्याशी करनी थी मोदी के बल पे, वो कर ली। अब उनको मोदी नहीं चाहिए क्योंकि उनको ये मालूम है, इतने तो शातिर है ही वो, पुणे में भी और नागपुर में भी, कि मोदी इतिहास में इनको लाभ देने वाले नहीं है। जैसे नाथुराम उनको इतिहास में लाभ देने वाले, वो तात्कालिक लाभ के लिए फायदा, वो 10 दिन के लिए दिए, इन्होंने 10 साल के लिए दिया लाभ, तो वो फायदा नहीं होगा। उल्टा जो नुकसान होगा उससे अच्छा हम जाके मैं आपको ये बताऊं, और मैंने आपको, हम लोग गप लगा रहे थे तो मैंने बोला था, आरएसएस ऐसा संगठन है, कल जिनका लिंचिंग हुआ वो पहलू खान है, उनको भी प्रातस्मरणीय बना सकते हैं वो लोग अपने फायदे के लिए, किसी को भी। और हम लोग शॉक में जाएंगे, लिखिए रखिए कि अरे इन्हीं ने तो, इन्हीं की वजह से तो ये पहलू खान वगैरह लिंच हुए थे, सारे मुस्लिम हमारे जो बेचारे निरपराध गरीब थे। ये बात इसलिए भी कि मणिपुर का आप देखिए, वो कह रहे हैं 10 साल से शांति थी और अब वहां पे हुआ है। भाई जो हुआ है 10 साल में, उसमें आपका रोल नहीं है। असल में आरएसएस कैडर की वजह से ये हुआ है, वही तो बात है। ये जाके जो नॉर्थ ईस्ट में धर्मांतरण रोकने के लिए ये सब वो सब बातें करते हैं ना, तो उसके तो एक तो क्रिश्चियन फादर, उनके वाइफ और 2 बेटे मारे गए, वो दारा सिंह को छुड़ाने के लिए अभी उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो आप ये समझिए, उड़ीसा में तो कंधमाल के दंगों से ही इनका प्रवेश शुरू होता है। ये और नॉर्थ ईस्ट में सर दंगे दो चेहरे हैं। दंगा एक तो हो रहा है कि इनकी कैडर जो वहां आरएसएस की जाके सेवा के लिए गई थी ना, वो सेवा वेवा कुछ नहीं है। वैसे मैं एक इंटरव्यू में बोला हूं कि जब ग्रेट डिप्रेशन 1930s का यूएस में चल रहा था, तो शिकागो में फूड सेंटर सबसे ज्यादा खोले थे अल कपोला ने। तो सेवा करने का भाव तो हर माफिया के मन में होता है, क्योंकि उससे वो बहुत कुछ लॉन्डर कर सकता है, अपने पापों को लॉन्डर करता है वो, और इन्वेस्टमेंट होता है, वॉशिंग मशीन है वो सेवा। तो इसके लिए वहां पर सेवा के लिए जो गए, वहां पर उन्होंने चीजें ऐसे बिगाड़ दी कि वहां अनिवार्य था ये हो सकता। और दूसरा, वहां पर जो लिथियम है वो अडानी को चाहिए, और जंगल कहीं कहीं आग लग रहे हैं। तो मैंने लिखा था, जंगल खुदकुशी कर रहे हैं अडानी के लिए, ये खुद आग लगा के दे रहे हैं। जंगल सोच रहे हैं कि हम बलिदान दे दें अडानी के लिए। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा हुआ हिंदुस्तान में इतने शतकों के बाद, तो उसके लिए खुदकुशी करें, भले एनवायरमेंट को बर्बाद हो जाए, प्रकृति बर्बाद, पर्यावरण बर्बाद हो जाए। तो आरएसएस का खेल यह है सर, जब तक उनको जैसे मैं प्रमोद महाजन जी, मैं बहुत करीब थे, हम दोस्त ही थे, भले वो कुछ उनका विचार अलग थे और हम झगड़ा करते थे, लेकिन वो एक सभ्यता की मर्यादा थी उनमें। वो हर संडे को बात करते और पूछते थे, और हालांकि वो बड़े थे उम्र से भी और सबसे। मैं तो कॉलेज पास आउट लड़का था, तो उनको ऐसी जरूरत नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी आके पूछते थे क्या क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, ये किताब अच्छी है, तो मैं लेके जाते थे। मेरे पास बहुत सारी किताबें रहती थी तो लेके जाते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो ये उन्होंने मुझे एक बार बोला था सर कि आरएसएस बहुत वो कर रही थी, मीटिंग में बैठे थे हम लोग, और आरएसएस वाले सारे जो पुरोहित से ना बड़े बड़े बैठते हैं, वो आपको तो मालूम, अब नागपुर देखा होगा आरएसएस का क्या। मैं तो रज्जू भाई, वो मुझे फेलोशिप थी नागपुर में, 1.5 साल था मैं। अच्छा। तो मैंने देखा ये आरएसएस के कैसे बैठे। तो तब वो जेड सिक्योरिटी नहीं थे, वो ब्रॉन्ज की कप और वो उसमें डिश में वो चाय खुद लेते हैं, खुद धोते हैं, कोई भी बैठ सकता था। तो प्रमोद जी मुझे बोले कि वो मनोहर पर्रिकर जी का बहुत वो कर रहे थे, शानदार, पहली बार वो गोवा के मुख्यमंत्री बने। बोले क्या आदमी है, इतना दूध का धुला हुआ आदमी नहीं, ये वो सब बोला। तो
प्रमोद महाजन बोले मेरा तो दिमाग ही हट गया। मैंने बोला इन्हें दूध का धुला हुआ रखने के लिए मुझे मंडी में जाके बैठना पड़ा। तो कोई तो मंडी में बैठता है। आरएसएस से प्रमोद महाजन की पट्टी नहीं थी, बिल्कुल नहीं पट्टी थी। हाँ, और वो यही बोलते थे हमेशा कि ये यार कॉर्पोरेट से मैं रिलेशन रखता हूँ, मुझे गाली देते हैं। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला, हालांकि वो मेरा गेम चेंजर नाम की किताब है, वो इंटरव्यू में शामिल है उसमें, वो इंटरव्यू। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि सर हमने राजीव गांधी को मैं माफी मांगता हूं, मैं बिना वजह उनको गाली दिया, क्योंकि जो मोबाइल क्रांति उन्होंने की, वो 5-5 मोबाइल लेके घूमता हुआ, ऐसे मेरे ऊपर ही आरोप लगते हैं अब तो बात ये है, ये लोग संघ के लोग मुझे बोलते कि 5 मोबाइल, ये लाइफस्टाइल है क्या? तो सर एक्चुअली मैं बताऊं आपको, प्रमोद महाजन की लाइफस्टाइल में, यानी वो आए ना मेरे पास आते थे, मेरे स्टूडियो में आते थे, कभी भी शूटिंग चल रहा है, आशुतोष गोवारिकर की शूटिंग चल, तो चले आते थे। तो उनके साथ एक ही हवालदार होता था। उनकी मृत्यु होने की वजह यही थी, उनकी इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। तो वो नहीं थे। वो बोले ये सारे मुझे किसके लिए करना पड़ता है? मेरा सका, अब उसके लाभ होते हैं वो अलग बात है, लेकिन लाभ मैं एक्चुअली इसमें चला क्यों गया? क्योंकि इन लोगों को कभी सत्ता मिलती ही नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो ये देखते ही नहीं सत्ता, पैसों का इंतजाम, और हाँ पैसों का इंतजाम और वो सारा मैनेजमेंट। तो ये प्रमोद महाजन को बहुत दर्द होता था कि ये लाभ लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये बायोलॉजिकल डिफेक्ट है, यानी मैं हमेशा प्रमोद जी को बोलता था कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका पूरा चरित्र जो है ना, वो झूठ पे खड़ा है आपका, यानी प्रमोद जी का नहीं, यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। तो हर व्यक्ति का उसका है। मैं ये चाहता हूं कि हर एक आरएसएस का व्यक्ति सुधरे और आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन नष्ट हो। व्यक्ति को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सुधारने का मौका मिलेगा? तो वो बोलते हैं सब ये सब होने वाला नहीं, तो भूल जा। तो और वो उस टाइम वो उम्र भी वो ऐसे होती है, मेरी ऐसी उम्र थी कि ऐसी सारी सपने यूटोपियन होते हैं लोग। तो वो बोलते थे कि असल में वो, आपको मालूम है वो टीचर थे प्रमोद महाजन, स्कूल में पढ़ाते थे अंबेजोगाई में। तो बोलते थे वहां से यहां तक मैं क्यों आया और कैसे आया, क्या बताऊं, अब इनको क्या बताऊं, इनको सब मालूम है। तो ये जो इनका चरित्र है ना, कि जिसका आप अच्छे हैं, गांधीवादी है, अशोक जी गांधीवादी है, तो अपनी फैमिली का हिस्सा है यार, संघ परिवार में आपका स्वागत है, ऐसा बोलेंगे। दूसरे दिन पता चला कि अशोक जी ने 2 मर्डर किए हुए वहां पर, बोलेंगे अशोक जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कहीं भी, कहीं दूर दूर से नहीं। फिर आप लोगों को पता चल गया कि अब बहुत बड़े जुलूस निकल रहे हैं, आपने ऐसे लोगों को मारा है जो बहुत बर्बर थे, बोलेंगे अशोक जी अभिन्न हिस्सा है, उसको तीसरे दिन बयान आएगा। ऐसे लोग हैं सर ये। तो अब ये मोदी जी इसके लिए अपवाद नहीं है। आपको लोगों को क्या लगा कि मोदी इनके ऊपर सर व्यक्ति को इस्तेमाल करो, यही इनकी नीति है। तो उसमें देवेंद्र जी हैं, मोदी जी हैं, और सब जो हैं उनको कितना भी लगे कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान के प्रोडक्ट है, एक्चुअली भगवान का प्रोडक्ट आरएसएस है या शैतान का, जो भी है, लेकिन वो बायोलॉजिकल नहीं है सर। वो जिस तरह से सोचते हैं वैसे ह्यूमन बीइंग नहीं सोच सकता। आपने जो नफरत का खेल 10 साल देखा, हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू ईसाई हो, ये हिंदू सिख भी अब शुरू हो गया सर। आप सोचते हैं कि ये मोदी का आइडिया है? सवाल ही नहीं उठता। ये आरएसएस का आइडिया है, अच्छी तरह से जानता है इस चीज को। जिस और जो आरएसएस को जानता है इसको अच्छी तरह से जानता है। लेकिन वही मुझे लग रहा है ना कि अब आप जो है सबसे अपना हाथ खींच के जो है अपने आप को पवित्र बना के, बिल्कुल, क्योंकि अगले 50 साल उनको दिख रहे हैं, क्योंकि नथुराम की वजह से 50 साल उन्होंने निकाले, अब और मोदी की वजह से फिर 50 साल उनको नहीं निकालने हैं। तो वो पहले से हाथ ऊपर करने की शुरुआत उन्होंने की है। और सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, कुरुलकर बेचारा ट्रम्पेट बजा बजा के 13 साल उनके फेफड़े बंद हो गए होंगे। वो एक दिन अंदर क्या गया तो आरएसएस ने बोला हमारा कोई सम रिश्ता ही नहीं। उसके 4 पीढ़ियां थी सर। आरएसएस के भागवत, यही भागवत थे, वो मंच पे बैठे थे और वो आरएसएस का गीत गा रहा था, और 4 पीढ़ियां वहां थी, ऐसा बोला कि डीआरडीओ का डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर। तो बात सही है। आप सोचिए जिसकी 4 पीढ़ियां थी, वो भागवत के सामने बोला, भागवत के प्रोग्राम में उसको गीत गाने के वजह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत गाने के लिए बुलाया, और जिस दिन वो जेल चला गया कुछ कुकर्म के लिए, देशद्रोह के लिए, उस दिन उन्होंने हाथ ऊपर किए, बोले कुरुलकर? कौन कुरुलकर? कहां? बहुत बार देखा गया है ये जो एक एक्सपोज हुआ था, आपको याद होगा, जो बड़ा एक्सपोज था, इसमें छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी के नेता थे जो कह रहे थे पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। उस वाले में तहलका वाला जो एक्सपोज था उसमें बहुत सारे लोग थे आरएसएस सर। बंगारू लक्ष्मण एक दिन पहले इनका अध्यक्ष हुआ करते थे, दूसरे दिन से इतिहास में उनका नामो निशान नहीं मिल गया। और उसके अलावा दिल्ली में आरएसएस के कई सारे उसमें बड़े पदाधिकारी थे।
सर इसकी वजह है ब्राह्मणवाद का जो बुरा जो चेहरा है ना, वो आरएसएस रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक बात है। अच्छा, रियल पॉलिटिक पे थोड़ा लौटते हैं। अजीत दादा पवार से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? एक ही सीट आई बेचारे की, उसके बिना सरकार पे कोई दिक्कत आनी नहीं है। ऐसा लग रहा है विधानसभा में लायबिलिटी बन सकता है वो, इसलिए किनारे किया जा रहा है। विधानसभा में बहुत सारे लोग लायबिलिटी बन सकते हैं सर, एकनाथ शिंदे क्यों नहीं बनेंगे लायबिलिटी? एकनाथ शिंदे चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनाया है और पैसे की ताकत वो लगा सकते हैं, इसलिए वो हैं। वरना उनके साथ 11 एमपीज गए थे, बचे 7 और 5 थे उद्धव के साथ, वो 9 हो गए। तो ये सी स्ट्रेट ये बात है कि लोग नहीं चाहते कि, और उद्धव की भी मिसमैनेजमेंट होगी, वो अब सुधर जाएंगे कि कहाँ क्या कर खेलना है उनका। बात ये है सर कि इन्होंने अजीत दादा से अगर हाथ खींच लिए तो सबको मैसेज जाएगा कि ये जो हम लोग बरसों से बोल रहे हैं ना आरएसएस वस्तु मानता है, तो हम लोगों को लगता था कि नहीं अब आरएसएस के दिन बदल गए, आरएसएस की फितरत बदल गई, आरएसएस अलग चीज है, आरएसएस बहुत सेवा करती है, प्यार मोहब्बत और इश्क। तो ऐसा कुछ नहीं, ये पता चल जाएगा। देखिए वो किसी को भी कभी भी डंप कर सकते, कभी भी। सर इन्होंने अपने सरसंघ चालक को भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। आप देखिए बलराज मधोक से लेके सबको उन्होंने दूर किया है, और ये इतना क्रूर संगठन है सर, इंटरनेशनल माफिया है एक अलग, और ये बस आइडियोलॉजी का सहारा रहता है। यानी आप समझ लीजिए गॉडफादर में एक आइडियोलॉजी होती और एक धर्म शामिल होता तो आरएसएस की किताब बनती वो। अच्छा, ये सरकार तो बन गई, अब तो सरकार बन गई है, अब तो प्रधानमंत्री जी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इटली भी जा रहे हैं, इटली के रास्ते में होंगे वो, या इटली पहुंच गए होंगे। और बहुत सारी चीज़ें थी, टीडीपी आई और जेडीयू आई। इन लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा लगा कि कोई बहुत ज़्यादा रैंसम पे नहीं लिया, जितना शोर था। ठीक है, गले प्रधानमंत्री जी को हमने हमेशा देखा था विदेशी नेताओं से मिलते हुए, इस बार पहली बार देखा कि चंद्रबाबू नायडू के गले मिले और चंद्रबाबू नायडू ने उनकी पीठ थपथपा दी। मतलब ये तो आश्चर्यजनक चीज़ थी। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि मंत्री पद को लेके, बाकी सबको लेके बहुत जिद नहीं की इन लोगों ने? लगभग वही मंत्रिमंडल रिपीट किया मोदी ने जो पिछली बार था। सर बात यह है, 3 बातें हैं। एक, मोदी ने रिपीट क्यों किया, पत्ते पीसे क्यों नहीं? क्योंकि जनरली कोई भी नेता पीसता है, क्योंकि मोदी अभी वैलिडेशन चाहते हैं, क्योंकि उनके अंतरात्मा नहीं, शायद मैं उनके लिए वो गलत शब्द यूज कर रहा हूं, उनको मालूम है कि 130-140 ही मिली है और वो बाकी सब हमने खुद कोशिश करके लाई है। तो लोगों में जो पॉपुलैरिटी का स्तर है वो उनको पक्का है, तो अभी वो किसी चीज को धक्का नहीं लगाना चाहते, नहीं ट्राई नहीं करना चाहते, अब एक्सप्लोर करना बंद कर दिया उन्होंने। एक दूसरी चीज, वो वैलिडेशन चाहते, तो बड़े बड़े समारोह करेंगे, अब विदेशी नेताओं को गले लगाएंगे, फिर जो कोalition में उनको गले लगाएंगे, वो तस्वीरें छप कर आएगी, फिर वो जो मंडली है सीमित प्रकाश और कंपनी, वो सब वो आगे बढ़ाएगी और उनको पैसे ना देने के लिए दोष भी दे देगी। ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन वो वैलिडेशन चाहते अपनी गवर्नमेंट को कि ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल और सही गवर्नमेंट है। विपक्ष का ये काम है कि बार बार ये बताते रहना कि देखिए आप जबरन कब्जा किए गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट नहीं हो, संवैधानिक गवर्नमेंट अलग होता है, वो आएगा, ये आप नहीं हो वो। तो ये मोदी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जो महारत है मोदी की वो शोरूम वाली है। गोडाउन में उनके कुछ भी ना हो तो भी शोरूम में इतना माल दिखेगा कि आदमी गलत फहमी में चला जाएगा, साला जबरदस्त गोडाउन है इनका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बात है। और इस बार तो गोडाउन पूरा खाली ही कर दिया लोगों ने, तो फिर जो भी था वो सब शोरूम में रख के वो बात करेंगे कि ये सब देखिए मैं सेल लगाया हुआ हूँ, 150 का माल 75 में बेच रहा हूँ, देखा ये देखो विदेशी कंपनियां आ रही है, सब झूठ है। अब दूसरी बात यह है कि सर टीडीपी और नीतीश बाबू यानी जेडीयू, इन दोनों ने इनके साथ गठबंधन करके सरकार में आए, इसकी 2 वजह है। एक, वो कंटिन्यूएशन था, वो एनडीए में थे ही, वो बाहर से तो आए नहीं है, या ऐसे अकेले चुनाव लड़ा और उनके साथ ऐसा नहीं, उनके साथ थे। तो पहले पड़ाव में उन्होंने अपनी कुछ चीजें उनको ठीक करनी है। वो जो नॉर्मल रूटीन में अगर इनके साथ रह के की जा सकती है, तो वह अचानक वहां से उठ के वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को तोड़ के फिर वहां इंडिया गठबंधन में जाके फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर वो जो पाएंगे
उससे अच्छा अभी वो ठीक कर सकते। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टरशिप, वो जारी उनको बहुमत है, लेकिन वो चाहते हैं कि वहां जाके सेट कर दे सब। और नीतीश और अपना बिहार में कुछ सेट करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, वो करेंगे। इसके बाद ये पहला पड़ाव जाने के बाद असल में मौका आएगा जब बीजेपी और इन दोनों साथियों की जो होगा, क्योंकि बीजेपी में शाह साहब हैं, वो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, वो उनके तोड़ने की कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल। और मुझे नहीं पता कि अधिकारी कितने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर आगे जाकर बहुत गाज गिरने वाली है जो इनको साथ देंगे। तो ये सारी चीजें पकड़ के हम आप 2025 तक, यानी 6-8 महीने बाद ये सरकार की कलही पूरी खुलना शुरू हो जाएगी, विद इन बीजेपी, विद इन आरएसएस। गडकरी तो कम से कम नमस्कार कर ही नहीं रहे। गडकरी तो कर नहीं रहे। देखिए, गडकरी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, इसका मतलब गडकरी इज नॉट अ करेजियस पर्सन। वो प्रमोद महाजन नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन गडकरी अगर ये कर रहे हैं तो किसी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। और वो कौन है, आपसे और हमसे भला कौन जानता है? हम नहीं बताएंगे कि कौन है, ढूंढ निकाल, जनता भी जानती है। हाँ, इससे क्या होता है, हम बताते हैं, फिर स्मित प्रकाश को पता चलता है, फिर वो अपने लिए रहती है डिस्कशन, और ऐसा दिखाती है कि वो ज्ञानी है। एक्चुअली सब लोग उनके हैं, उनकी आईक्यू तो चौहान की जितनी है, लेकिन वो बात करके ऐसा तो इंफॉर्मेशन हम लीक नहीं करेंगे। तो बात यह है कि सर गडकरी जी जो कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, और वो कोई तगड़ी पार्टी है, और वो पार्टी कौन है आपको मालूम है। उनके साथ और भी खिलाड़ी होंगे जो अभी हाथ ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उनको कहा होगा ये हरी झंडी दिखेगी तब आप भी हाथ नीचे करेंगे, तो वो भी करेंगे। सर ये सारी चीजें है ना, ऐसी स्थिति में मोदी जैसे व्यक्ति को ऑथेलो सिंड्रोम होगा, वो हर किसी पे शक करेंगे, इससे स्थितियां और बिगड़ेगी सर। और उनकी आत्ममुग्धता तो अलग से है, वो डैमेजिंग ही है। तो वो, और अब उनकी कलही खुलना तो लोगों के सामने कुछ बाकी नहीं है। उनके ऊपर मीम्स, उनकी जोक्स सब आते हैं, वो आप देख रहे हैं। लोग ऐसा नहीं कि उनके कितना भी डराएंगे। अब एक बात है, 1 जुलाई से न्याय संहिता आई, उसके बाद लगता है कि शाह जी को डंडा चलाने का मौका मिलेगा, लेकिन इतने बड़े तादाद में जो लोग हैं उनके खिलाफ ये डंडा चलाने की आप कोशिश करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, वो भी होंगे। तो ये सारी देश की एक संक्रमणावस्था है, और हम उस क्या कहते हैं, सफोकेटी और गुलामी से, घुटन और गुलामी से, एक जो बहुत बड़ा एरा था मोदी एरा, उससे बाहर आ चुके हैं। अब बस टलेन से बाहर आने के बाद पहली वो दिखते हैं ना, अंधेरे के बाद वो प्रकाश दिखता है, वैसे दिख रहा है। उसके आगे जाने पे रोड ही आएगा, फिर लेफ्ट मारना। लेफ्ट क्यों, अल्ट्रा लेफ्ट मार सकते हैं आप और फिर आप निकल जाएंगे। तो अब राइट नहीं है, क्योंकि डिवाइडर ही डाल दिया इन लोगों ने, राइट तो ले ही नहीं सकते सर। तो ये सारी चीजें ऐसी होगी इस देश की स्थितियों में। लेकिन आप एक बात है कि विपक्ष की जो ताकत है वो बढ़ेगी सर। अब नंबर्स तो देखिए, उनके नंबर आए भी होंगे, 100 सीटें मैं बोल रहा हूं, ज्यादा दिए नहीं उनको, तो वो क्या करेंगे। अब आप ये लोगों के लिए लोग कहते हैं अरे लोगों को इतनी तकलीफ हुई कोरोना में, उन्होंने वोट नहीं दिए। वोट दिए थे, रिफ्लेक्ट नहीं हुए यार। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए, जाओ उनके ऊपर धरना धरो। तो ये सारी बातें होगी सर। और इन्होंने गांधी जी का, आपने उस पर डिस्कशन किया था, अंबेडकर जी का, शिवाजी का, फिर बिरसा मुंडा का जो पुतला उखाड़ के दूसरी जगह रख दिया है, ज्योतिबा फुले का, ये सारी चीजें है ना, तो इसका हिसाब होगा सर। सर इतिहास में कोई चीज अनअकाउंटेड नहीं जाती। उसका अच्छे करो, अच्छे का अकाउंट होता है, बुरा करो, बुरे का अकाउंट होता है। तो इन्होंने जो बुरा किया है वो उसका अकाउंट होगा। इसी बात से भागवत डरे हुए हैं, क्योंकि भागवत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक्चुअली सरसंघ चालक को कोई पावर नहीं होती, वो जो होती है सहकार्यवाह को होती है। तो उन्होंने सबने बैठ के, मंडली बैठी होगी जो पुरोहित शाह वो वर्ग की, और उन्होंने बोला होगा कि देखिए संघ को इससे दूर रखिएगा, इसमें संघ शामिल नहीं होना चाहता। 600 करोड़ सब के ऑफिस ले चुके हैं, अंदर कर चुके हैं पहले, क्या ये तो कमाल हो गया। तो ये सारा, ये तो पुजारी जैसा है यार, भगवान के पास आके आप दक्षिणा ले लेते हो लेकिन पाप नहीं लेते। पाप नहीं लोगे, सही है। तो ये हो गया है। तो कुल मिला जुला के एक बात समझ लेनी चाहिए कि आरएसएस जब आके कहता है कि मणिपुर में जो हो रहा है 1 साल से उस पर ध्यान देना चाहिए, तो सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई मणिपुर पर 1 साल बाद क्यों ध्यान देना चाहिए। जब आरएसएस अजित पवार पर सवाल उठाता है तो सवाल ये होना चाहिए कि जब अजित पवार को पार्टी में लिया जा रहा था तब आरएसएस क्या कह रहा था।
मैंने देखा बहुत सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आरएसएस के इस पोच पर बहुत खुश थे। उनको ऐसा लग रहा था कि चलो आरएसएस अब इनको संभालेगा। तो उनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई इनको बिगाड़ा किसने है? अगर आरएसएस अब इनको सुधारेगा तो आरएसएस बिगाड़ा किसने है? क्योंकि जितना ये नेतृत्व है, जितने भी नाम हम लगातार ले रहे हैं, ये सब आरएसएस की पैदाइश है। सबकी ट्रेनिंग आरएसएस में हुई है। सारे लोग आरएसएस से सीख के आगे गए हैं और उसी की विचारधारा को लागू करने की कोशिश में लगातार थे। 2025 में 100 साल पूरे हो रहे थे इनके। अब प्लान तो बहुत बड़े बड़े थे, सबसे बड़ा झटका तो उसी को सर लगा। 100 पूरे होने का अलग मतलब भी निकलता है। शिशुपाल के भी 100 पूरे हुए थे। नहीं, लेकिन जिस तरह से लगातार हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं तो धमकियां मिलती रहती हैं कि 2025 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो क्या होता है। 100 पूरे होने तक शिशुपाल ही धमकियां ही दे रहा था, तो इसलिए धमकियों से ही 100 पूरे होते हैं। पहला झटका तो मेरे ख्याल से यही लगा है, क्योंकि जब आरएसएस ने कैंसिल किया था कि हम 2025 में 100 साल पे बड़े प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो मैंने ये सवाल उठाया था कि लगता है आरएसएस को ये आइडिया मिल गया है कि उस तरह का पावर आपके पास नहीं होगा कि जिस तरह से आप सेलिब्रेट करना चाह रहे थे संविधान बदल के, हिंदू राष्ट्र बना के, वो शायद अब आप नहीं कर पाए, इसलिए पहले ही आपने अपने पांव पीछे खींच लिए। तो थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत सारी बातें हुई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।